फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य मंच पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बेहद अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हुए हैं, पश्चिमी हिंदी उपभाषा। देखिए, पश्चिमी हिंदी उपभाषा में आपको हम आज के इस वीडियो में बताएंगे। इससे के प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे जिक्र किया था बिहारी हिंदी की और उनकी कौन कौन सी उस उपभाषा के अंतर्गत बोलियां हैं, उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पश्चिमी हिंदी उपभाषा के विषय में। बिना वीडियो को स्किप किए कम्प्लीटली देखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा जो पश्चिमी हिंदी उपभाषा है इसमें बोलियों की जो संख्या है वो अधिक है, तो वीडियो भी थोड़ी सी लॉन्ग जा सकती है। किंतु आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को जब पूरा देखेंगे तभी आपके समझ में पूरा टॉपिक आने वाला है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के विषय में पहला पॉइंट आपको बताते हैं कि पश्चिमी हिंदी हिंदी भाषा का सबसे बड़ा उपवर्ग है, ठीक है, जिसका क्षेत्र अम्बाला से कानपुर तक तथा देहरादून से महाराष्ट्र के आरंभ तक विकसित है, ठीक है। इसकी बोलियां निम्नलिखित हैं। जैसे नंबर फर्स्ट पे आता है आपका ब्रज भाषा, ठीक है। अब ब्रज भाषा के विषय में आपको बताते हैं। देखिए, ब्रज का अर्थ है पशुओं या गायों का समूह या चारागाह। क्या होता है? ब्रज का मतलब ही होता है कि पशुओं या गायों का समूह या चारागाह, ठीक है। तो पशुपालन की अधिकता के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाया और इसकी बोली भी क्या बनी? ब्रज भाषा हुई, ठीक है ना। तो ये था ब्रज भाषा का पहला जो है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं और यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे सेकंड पॉइंट में कि ब्रज या ब्रजी के एक बोली होने पर भी मध्य युग में हिंदी प्रदेश से बाहर पंजाब हुआ, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ आदि क्षेत्रों में इसका प्रयोग हुआ और इसमें साहित्य भी रचा जाता रहा। इस कारण भाषा शब्द ब्रज के साथ जुड़ गया और ब्रज भाषा शब्द बन गया, ठीक है। ब्रज भाषा शब्द बन गया। किससे जुड़ा? साहित्य से जुड़ा, ठीक है ना। इस बोली का आरंभिक रूप आदिकालीन साहित्य में पिंगल तथा मध्यकाल में माखा नाम से मिलता है। किस नाम से मिलता है? तो अगर हम आदिकालीन साहित्य की बात करें तो उसमें पिंगल के नाम से मिलता है और अगर मध्यकाल में बात करें तो हमें माखा नाम से प्राप्त या मिलता है, अध्ययन करने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट में है कि देखिए, भूक्सा, अंतर्वेदी, भरतपुरी, डांगी, माधुरी ब्रज भाषा की मुख्य क्या हैं? उपबोलियां हैं। कौन कौन सी भाषा की मुख्य बोलियां हैं? देखिए इस बात को और समझिए। पहला है आपका भूक्सा, दूसरा है अंतर्वेदी, तीसरा है भरतपुरी, चौथा है डांगी और जो पांचवी है वो है माधुरी। ये ब्रज भाषा की मुख्य उपबोलियां मानी जाती हैं और हैं, तथा ग्वालरी, मध्यदेशी और जादोवाटी आदि अन्य उपबोलियां भी इसमें शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, 1354 ईस्वी में सुधीर अग्रवाल द्वारा एक रचित ब्रज भाषा में इनकी कृति थी जिनका नाम है प्रद्युम्न चरित। क्या नाम है? प्रद्युम्न चरित। ये प्रद्युम्न चरित अगर आता है, प्रद्युम्न चरित किसकी रचना है और यह किस भाषा में लिखी गई? तो वो ब्रज भाषा में लिखी गई। रचना किसकी है? सुधीर अग्रवाल जी की है, ठीक है ना। यह एकदम प्राचीनतम ज्ञात कृति मानी जाती है जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो कौन सी कृति है? तो प्रद्युम्न चरित है और इसके जो रचयिता हैं वो हैं सुधीर अग्रवाल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं ब्रज भाषा की। देखिए, बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गुप्त ने क्या कहा है कि ब्रजबुली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। किसने किया? ईश्वर चंद्र गुप्त ने, ठीक है। बंगाली कवि हैं ईश्वर चंद्र गुप्त, उन्होंने ब्रजबुली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। बंगाल और असम में ब्रज भाषा से प्रभावित बांग्ला और असमिया को भी क्या कहा इन्होंने? बांग्ला और असमिया को, ठीक है, ब्रजबुली कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अगर हम बात करें मतलब बांग्ला और असमिया की बात करें तो वहाँ पर भी ब्रजबुली कहा जाता था, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि ब्रज भाषा का विकास 3 कालों में विभाजित किया गया है। पहला, आरंभ से 1525 ईस्वी तक आदिकाल, 1525 से 1800 ईस्वी तक मध्यकाल और 1800 ईस्वी से अब तक जो है आधुनिक काल। इन तीन कालखंडों में किसका विभाजन किया गया है? ब्रज भाषा का विभाजन हुआ है।
ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं कि हेमचंद्र के जो प्राकृत व्याकरण है उसमें सौरसेनी अपभ्रंश के दोहों में ब्रजभाषा का स्वरूप देखने को मिलता है, पूर्ण रूप देखने को मिलता है। यानी हेमचंद्र एक क्या है, कवि है, उनकी एक कृति है प्राकृत व्याकरण, उसमें क्या है, सौरसेनी अपभ्रंश के दोहों में जो है ब्रजभाषा का स्वरूप या पूर्ण रूप हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि देखिए संक्रमणकालीन रचनाओं जैसे संदेश रासक, किसकी रचना है भाई संदेश रासक, तो अब्दुल रहमान जी की कृति है। अगर आता है कि संदेश रासक किसकी कृति है, तो अब्दुल रहमान जी की कृति है और ये बहुत ही फेमस कृति है, ठीक है। तो इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए और लिख लीजिए। दूसरा आता है प्राकृत पैगलम, ठीक है। प्राकृत पैगलम जो एक कृति है ये भी किस में लिखी गई, पुरानी ब्रजभाषा में लिखी गई। किस में लिखी गई भैया, पुरानी ब्रजभाषा में लिखी गई, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिए और अच्छे से इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि संदेश रासक जो कृति है अब्दुल रहमान जी की और जो प्राकृत पैगलम है ये दोनों कृति जो है ब्रजभाषा में लिखी गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए गोरखनाथ के जो गुरु हैं, कौन भैया, गोरखनाथ, मतलब गोरखनाथ के जो गुरु हैं जिनका नाम है मच्छंदर नाथ की वाणी में ब्रजभाषा के पद जहाँ तहाँ मिल जाते हैं, ठीक है। किसके कहाँ पर मिलते हैं, देखिए गोरखनाथ के जो गुरु हैं मच्छंदर नाथ, उनकी वाणी में ब्रजभाषा के पद जहाँ तहाँ देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि वो कहते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि जोगी सोई जाड़िए जगते रहे उदास। ये जाड़िए जो शब्द है ये ब्रजभाषी शब्द है। कहने का मतलब जोगी सोई जाड़िए जगते रहे उदास, है ना, और तथा निरंजन पाइए कई मदर नाथ। तो ये जो इन्होंने लिखा इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, ब्रजभाषा देखने को मिल रहा है। कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है, तो ब्रजभाषा बोली इसमें क्या करी है, प्रयोग की गई है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। देखिए दक्षिण में केरल के महाराजा जो राम वर्मा ने, ठीक है, ब्रजभाषा को क्या किया है, उसमें रचनाएं लिखी हैं। यानी दक्षिण में केरल के जो महाराजा है राम वर्मा, उन्होंने ब्रजभाषा में क्या लिखी हैं, रचनाएं लिखी हैं। ये स्वाति तिरुनाल नाम से लिखते हैं। किस नाम से लिखते हैं, स्वाति तिरुनाल, स्वाति तिरुनाल नाम से ये क्या करते हैं, ब्रजभाषा में अपनी रचनाओं को रचित करते हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट में बात करें हम, तो वहाँ पर आता है कच्छ के महाराजा राव लखपत सिंह ने 1749 ईस्वी में ब्रजभाषा काव्यशाला की स्थापना की। किसकी स्थापना की, काव्यशाला की स्थापना की। कच्छ के महाराजा हैं जिनका नाम है राव लखपत सिंह, ठीक है। 1749 की बात है ये, ठीक है, ईस्वी की बात है, ठीक है। ब्रजभाषा में काव्यशाला की क्या की, स्थापना की। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे कहीं पर आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है ना भैया। ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कच्छ के महाराजा राव लखपत सिंह ने 1749 ईस्वी में ब्रजभाषा काव्यशाला की क्या की, स्थापना की। इसका उद्देश्य नवोदित कवियों को ब्रजभाषा में काव्य रचना सिखाना था। ब्रजभाषा में क्या सिखाना था भैया, काव्य रचना सिखाना था, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी की। तो वो क्या कहते हैं ब्रजभाषा के विषय में, वो कहते हैं, ठीक है, कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा तो पृथ्वी राज राशि की भाषा को भी ब्रजभाषा ही मानते हैं। तो पृथ्वी राज रासो मध्यकालीन ब्रजभाषा में ही लिखा गया है, तो पुरानी राजस्थानी में नहीं, ठीक है। कहने का मतलब डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार वर्मा तो पृथ्वी राज राशि की भाषा को जो है ब्रजभाषा ही मानते हैं। तो पृथ्वी राज रासो मध्यकालीन ब्रजभाषा में ही लिखा गया है, पुरानी राजस्थानी में नहीं, जैसा कि साधारणतया इस विषय में माना जाता है। साधारणतया इस विषय में क्या किया जाता है, माना जाता है। नेक्स्ट हम पॉइंट में बात करते हैं, इसकी एक और जो है बोली है खड़ी बोली, ठीक है। तो खड़ी बोली के विषय में हम आपको बताते हैं, ठीक है। खड़ी बोली के विषय में सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को मर्दानी भाषा तथा जनपदीय हिंदुस्तानी कहा है। किसने कहा है, सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा है। किसको कहा है, यानी इस खड़ी बोली को कहा है। उन्होंने कहा, सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को मर्दानी भाषा तथा जनपदीय हिंदुस्तानी कहा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। ग्रियर्सन ने इसी खड़ी बोली को क्या कहा है, उन्होंने कहा देसी हिंदुस्तानी तथा अथवा उन्होंने कहा वांक्यूलर हिंदुस्तानी,
की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा की दी है? तो देसी हिंदुस्तानी और वर्नाकुलर हिंदुस्तान की संज्ञा किसने दी है? तो ग्रियर्सन ने दी है। ठीक है ना, इन दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन आता है भैया कि खड़ी बोली जो है एक बोली है, तो इसको मर्दानी भाषा व जनपदीय हिंदुस्तानी किसने कहा है? तो सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा है। और देसी हिंदुस्तानी खड़ी बोली को किसने कहा है? तो ग्रियर्सन ने इसकी संज्ञा दी है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं महामती प्राणनाथ जी की। महामती प्राणनाथ ने खड़ी बोली के नवीन रूप को सर्वप्रथम हिंदुस्तानी की संज्ञा दी है। ठीक है, महामती प्राणनाथ खड़ी बोली के नवीन रूप को किसने सर्वप्रथम संज्ञा दी है? तो महामती प्राणनाथ ने दी है। इसको भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। महामती प्राणनाथ ने खड़ी बोली के नवीन रूप को क्या कहा है? सर्वप्रथम हिंदुस्तानी की संज्ञा दी है। देखिए, हिंदुस्तानी की संज्ञा मैं आपको बता दूं, देसी हिंदुस्तानी की संज्ञा अलग है, जनपदीय हिंदुस्तानी की संज्ञा अलग है और हिंदुस्तानी की संज्ञा अलग है। मतलब इसे अगर हम एक लाइन में आपको बताना चाहें तो हम ऐसे बता सकते हैं कि देखिए, पहला आपका हो गया, ठीक है, हिंदुस्तानी। पहला आपका क्या हो गया? हिंदुस्तानी। ठीक है, और दूसरा जो है आपका क्या हो गया? दूसरा आपका हो गया जनपदीय हिंदुस्तानी। ठीक है, हिंदुस्तानी के बाद आपको याद रखना है देसी हिंदुस्तानी। ठीक है, देसी हिंदुस्तानी, और उसके बाद आपको याद रखना है, ठीक है, जनपदीय हिंदुस्तानी। कौन सी हिंदुस्तानी? जनपदीय। ठीक है, जनपदीय हिंदुस्तानी। आई बात समझ में? तो हिंदुस्तानी जो कहा है सिर्फ, ठीक है, नवीनतम स्वरूप को, वो महामती प्राणनाथ हैं। कौन है भैया? महामती प्राणनाथ हैं। और देसी हिंदुस्तानी जो कहा है वो ग्रियर्सन है। कौन है भैया? ग्रियर्सन है। और जो जनपदीय हिंदुस्तानी कहा वो कौन है भैया? सुनीति कुमार चटर्जी हैं। कौन है? सुनीति कुमार चटर्जी हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ऐसे याद करना है। ठीक है ना, ये सुनीति कुमार चटर्जी हैं। तो ये अपने अलग अलग दिया। हिंदुस्तानी जो संज्ञा दी है वो हैं आपके महामती प्राणनाथ, और जो देसी हिंदुस्तानी कहा वो हैं ग्रियर्सन, और जो जनपदीय हिंदुस्तानी कहा वो है सुनीति कुमार चटर्जी। आई बात समझ में? तो ये था एकदम सिंपल तरीके से समझने का तरीका। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आपको, ठीक है, कि बीन्स सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा आदि भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार खड़ी बोली का आधार कौरवी है। खड़ी बोली मानक हिंदी का आधार कोलबुक ने कन्नौजी को माना, और स्टाविक तथा मोहम्मद हुसैन ने ब्रजभाषा को माना, और मसरूद हसन खां ने हरियाणी को माना है। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि खड़ी बोली मानक जो हिंदी है उसका आधार कोलबुक ने कन्नौजी को माना है। ठीक ना, यानी यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं एक ही बार में कि जो मतलब मानक हिंदी का जो आधार है, खड़ी बोली मानक हिंदी का जो ये आधार है, इसको कौन कौन ने क्या क्या माना है। देखिए, खड़ी बोली हिंदी मानक हिंदी का आधार जो है, यानी खड़ी बोली मानक हिंदी का आधार जो है वो अलग अलग मैं डिफाइन किए देता हूँ। देखिए, अगर हम कोलबुक की बात करें, तो कोलबुक ने कन्नौजी को माना है। किसको माना है भैया? कन्नौजी को माना है। और अगर हम यहीं पर, ठीक है, किसकी बात करें, यानी स्टाविक तथा मोहम्मद हुसैन की बात करें, किसकी? स्टाविक और मोहम्मद हुसैन की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो है किसको माना है? तो ब्रजभाषा को माना है। किसको माना है? ब्रजभाषा को माना है। और यदि हम बात करें, ठीक है, मसरूद हसन जी की, तो मसरूद हसन जी ने जो है, ठीक है, हसन खां जी ने जो है हरियाणवी को माना है। किसको माना भैया? हरियाणी को माना है। ठीक, हरियाणवी या हरियाणी को माना है। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों लोगों को आप समझ सकते हो कि खड़ी बोली मानक हिंदी का आधार जो है कोलबुक ने कन्नौजी को माना है। ठीक है, और स्टाविक तथा मोहम्मद हुसैन ने जो है ब्रजभाषा को माना है, और मसरूद हसन खां ने जो है हरियाणी को माना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बुंदेली की। इसको सब क्लियर करके बुंदेली, चलिए बुंदेली को समझते हैं। बुंदेली में क्या है? देखिए, बुंदेली जो है बुंदेलखंड की बोली है। बुंदेली कहाँ की बोली है? तो बुंदेलखंड की बोली है। और बुंदेली बोली कहाँ की है? बुंदेली बोली किस भाषा की है? तो ब्रज भाषा की बोली है। ठीक है ना, सॉरी, ब्रज भाषा की कह रहे हैं बोली है, ब्रज भाषा की नहीं, ये है पश्चिमी हिंदी की बोली है। ठीक है, तो बुंदेलखंड नाम जो है बुंदेला राजपूतों के आधिपत्य के कारण पड़ा। ठीक है, भूभाग की व्याप्तता
की दृष्टि से बुंदेली पश्चिमी हिंदी की सबसे व्यापक बोली है। ठीक है, ग्रियर्सन ने बुंदेली की अनेक उपबोलियों का उल्लेख किया है। इनमें कौन कौन सी बोली का उल्लेख किया है ग्रियर्सन ने? देखिए यहाँ पर लोधांती, पौवानी, ठीक है, लोधांती, पौवारी, बनाफरी, खटोला, निभह, कुंदी, भदौरी तथा दक्षिण के मिश्रित बोलियां भी इसमें क्या है, शामिल हैं। ठीक है, ये किसके अनुसार है? ग्रियर्सन के अनुसार है। ठीक है, साहित्यिक दृष्टि से बुंदेली काफ़ी संपन्न है। राजपूतों के समय में इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त हुआ। छत्रसाल बुंदेला के कहने पर लाल कवि ने छत्र प्रकाश की रचना बुंदेली में की। यानी छत्रसाल बुंदेला के कहने पर जो लाल कवि हैं उन्होंने जो रचना रचित की है वो बुंदेली में रचित की है। वो रचना कौन सी है? छत्र प्रकाश। ठीक है ना। केशवदास और पद्माकर जैसे सुप्रसिद्ध जो कवि हैं वो बुंदेली क्षेत्र से आते हैं। केशवदास हों और चाहे वो पद्माकर हों, ठीक है, ये दोनों कवि, ठीक है, कहाँ से आते हैं? प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कवि बुंदेली क्षेत्र से आते हैं। कहाँ से आते हैं भैया? बुंदेली क्षेत्र से आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि केशव और पद्माकर सुप्रसिद्ध जो कवि हैं ये किस क्षेत्र से आते हैं? तो बुंदेली क्षेत्र से आते हैं। यद्यपि उनकी रचनाएं बुंदेली से प्रभावित भाषा में हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं बुंदेली से रिलेटेड। देखिए, बुंदेली में लोक नृत्य भी पर्याप्त मात्रा में है। ईसुरी के फाग बहुत सुप्रसिद्ध हैं। ठीक है, अगर हम बात करें बुंदेली के सुप्रसिद्ध, ठीक है, लोक साहित्य में, ठीक है, लोक साहित्य की अगर हम बात करें बुंदेल में तो वो ईसुरी के फाग जो हैं वो बहुत ज़्यादा सुप्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है आल्हा एक सुप्रसिद्ध लोक गाथा है जिसे बुंदेली की ही एक उपबोली बनाफरी में लिखा गया है। ठीक है ना। धीरेन्द्र वर्मा मानते हैं कि बुंदेली जो है कन्नौजी के समान ही ब्रजभाषा की एक उपबोली है। क्या मानते हैं धीरेन्द्र वर्मा? धीरेन्द्र वर्मा कहते हैं कि बुंदेली जो है कन्नौजी के समान ही ब्रज की क्या है, एक उपबोली है। ठीक है ना। इसके उच्चारण में अल्प प्राणीकरण की प्रवृत्ति मिलती है, जैसे आधा, आधा, दूध, दूध आदि। ठीक है ना। जैसे आधा को आधा, आधा और दूध को दूध, ये सभी हमें क्या देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कन्नौजी बोली की। ठीक है, तो कन्नौजी देखिए यहाँ पर कन्नौजी शब्द जो है संस्कृत के कान्य कुब्ज शब्द से विकसित हुआ है। किस शब्द से विकसित हुआ है कन्नौजी? तो कान्य कुब्ज शब्द से विकसित हुआ है संस्कृत के। और कान्य कुब्ज जो है कर्ण ऊर्ज, इसी से मिल करके ये क्या बना है? कन्नौज बना है। क्या बना है भैया? कन्नौज बना है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं यहाँ पर कन्नौजी के कुछ पॉइंट्स। देखिए, कन्नौजी का जो केंद्र है वो उत्तर प्रदेश का जनपद कन्नौज है। यानी कन्नौजी का जो केंद्र है वो उत्तर प्रदेश का जनपद कन्नौज है। कन्नौज का जो पुराना नाम है वो है पांचाल। वो क्या है? पांचाल। हमने इसलिए हाईलाइट कर दिया ताकि आपके समझ में आ जाए। कन्नौज का जो पुराना नाम है वो क्या है? पांचाल था। इसलिए कन्नौजी को पांचाली भी कहा जाता है। कन्नौजी को क्या कहा जाता है भैया? पांचाली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका पुराना नाम पांचाल था। ठीक है ना। नेक्स्ट, कन्नौजी अपने परिनिष्ठित रूप में कन्नौज तथा आसपास के जिलों में बोली जाती है। कन्नौजी अवधी, बज तथा मुंदेली में घिरी हुई है। अपने सीमाई क्षेत्रों में कन्नौजी पर इन बोलियों का स्पष्ट प्रभाव भी दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। कन्नौजी के कुछ और पॉइंट्स हैं जो बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ विद्वान कन्नौजी को ब्रजभाषा का ही रूप मानते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा इनमें से एक हैं, जबकि प्रियर्सन ने इसे अलग बोली माना है। इस बोली में मध्यम हा का लोप हो जाता है, जैसे जाही, जाह हो जाता है, करहूँ, करत हो जाता है। ये सारी आदि क्या हो जाता है? हा का लोप हो जाता है, यहाँ से हट जाता है। ठीक है, जैसे जाह का इन्होंने, ठीक है, जैसे जाही का इन्होंने जाह कर दिया, करहूँ का इन्होंने करत कर दिया। इस तरीके से हा का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पर जबकि जो प्रियर्सन ने इसे अलग बोली माना है तो वो प्रियर्सन नहीं, वो ग्रियर्सन ही है। वो क्या है? ग्रियर्सन ही है। ठीक है ना, इसको सुधार कर लीजिए। नेक्स्ट आता है हिंदी की अंतिम महाप्राण ध्वनि जो है, हिंदी की अंतिम महाप्राण ध्वनि जो है, इसका यहाँ अल्प प्राणीकरण हो जाए है, जैसे हाथ,
हाथ आदि। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में कन्नौजी में अनुनासिकीकरण की प्रवृत्ति जो है अत्यधिक मात्रा में मिलती है, जैसे बात, बात आदि। ठीक है, जैसे बात का बात आदि। नेक्स्ट हरियाणी की बात कर लेते हैं, हरियाणी या हरियाणवी। ठीक है, मैंने आपको बताया है। तो हरियाणवी की बात करें या हरियाणी की बात करें तो इसका मूल संबंध जो है हरियाणा राज्य से है। ठीक है, ग्रियर्सन ने इसे बांगरू कहा, ग्रियर्सन ने इसे क्या कहा, बांगरू कहा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि बांगरू किस बोली को कहा ग्रियर्सन ने, तो हरियाणवी बोली को कहा। किस बोली को कहा भैया, हरियाणवी बोली को कहा। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, धीरेन्द्र वर्मा ने हरियाणवी को स्वतंत्र बोली नहीं मानकर खड़ी बोली का ही क्या माना है, एक रूप माना है। किसने, धीरेन्द्र वर्मा ने। नेक्स्ट पॉइंट, हरियाणी कई बोलियों से घिरी हुई है, इनमें खड़ी बोली, अहीरवाटी तथा मारवाड़ी भी शामिल है। हरि धीरे धीरे दक्षिणी को पहुँच केरल और तमिलनाडु के इलाकों तक भी हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिणी का जो विकास यानी दक्षिणी का जो विकास दक्षिण के महामनी तथा पर्वतीय शासकों के संरक्षण में हुआ। ठीक, बहमनी शासन में तो दक्षिणी को राजभाषा के पद पर सुशोभित किया गया। ठीक है, यानी दक्षिणी का जो विकास है वो दक्षिण के बहमनी तथा पर्वतीय शासकों के संरक्षण में हुआ, और बहमनी शासन में तो दक्षिणी को ही राजभाषा के पद पर सुशोभित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। देखिए, मध्यकाल में जो दक्षिण के दो राजवंशों, जैसे पहला आदिल शाही 1400 से लेकर के 1686 ईस्वी तक, और तथा कुतुब शाही यानी 1508 से लेकर के 1687 ईस्वी में अनेक परिनिष्ठित जो है कस हुए। उनकी कालजयी रचनाओं के कारण ही इस काल को दक्षिणी का स्वर्णयुग कहा जाता है। यानी इनकी रचनाओं से ही क्या कहा जाता है, दक्षिणी का स्वर्णयुग कहा जाता है। किनकी रचनाओं से भैया, तो कालजयी रचनाओं के कारण। कौन सी रचनाओं के कारण, कालजयी रचनाओं के कारण जो दक्षिणी है उसको क्या कहा जाता है, स्वर्णयुग कहा जाता है। इस पॉइंट को भी वेरी इंपॉर्टेंट लगा करके आप नोट कर लीजिए। दक्षिणी आमतौर पर फारसी लिपि में लिखी जाती है। दक्षिणी आमतौर पर किस लिपि में लिखी जाती है भैया, तो फारसी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, दक्षिणी हिंदी के अन्य नाम हैं दक्कनी, देहलवी, हिंदवी, गुजरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं इसके। देखिए, हैदराबाद में दक्षिणी हिंदी का एक विशिष्ट रूप प्रचलित है जिसे हैदराबादी हिंदी कहा जाता है। यानी हैदराबाद में भी दक्षिणी हिंदी का एक विशिष्ट रूप है जिसे क्या कहा जाता है, हैदराबादी हिंदी कहा जाता है। गुजरी इसका वह रूप है जो गुजरात के कवियों के साहित्य में प्रयुक्त है, यथा जैसे कि मोहम्मद शाह कादरी के काव्य में, मोहम्मद शाह कादरी के काव्य में। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, दक्षिणी हिंदी के प्रमुख जो स्थान हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो दक्षिणी हिंदी के प्रमुख स्थान आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व मद्रास है। ठीक, दक्षिणी हिंदी की मुख्य उपबोलियां हैं जैसे गुलवो, बीदरी, बीजापुरी, हैदराबादरी। ठीक है, ये सभी। दक्षिणी की अधिकांश गद्य रचनाएं मुस्लिम सूफी संतों तथा फकीरों द्वारा की गई हैं। इसमें ख्वाजा बंदा नवाज है ना, गेमूराज शाहमीरा, जी शाह और बुरहानुद्दीन। ठीक है, बुरहानुद्दीन और जानम। ठीक है, सरफुद्दीन बू अली कलंदर, सैयद हुसैन अली, मोहम्मद शाह कावरी और मोहम्मद शरीफ, ये सभी आदि क्या हैं, प्रमुख हैं। ये सभी क्या हैं भैया, प्रमुख हैं लिखने के लिए गद्य रचनाएं। ठीक है, दक्षिणी हिंदी के गद्य के विकास को 3 चरणों में बांटा गया है। दक्षिणी हिंदी गद्य के गद्य विकास को कितने चरणों में बांटा गया भैया, 3 चरणों में बांटा गया है। वो कौन कौन से चरण हैं, पहला कौन सा चरण है, तो पहला चरण है आपका प्रारंभिक काल। पहला चरण आपका कौन सा भैया, पहला आपका प्रारंभिक चरण, प्रारंभिक काल जो 1300 से 1400 ईस्वी तक, और दूसरा आता है मध्यकाल 1401 से 1687 ईस्वी, और उत्तर काल 1688 से 1850 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रारंभिक गद्य काल का सर्वाधिक जो सुप्रसिद्ध नाम है वो ख्वाजा बंदा नवाज है ना, गेसू राज के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, 1318 से 1422 है। इसकी जो समय सीमा है वो 1318 से 1422 है। ठीक है,
यानी ये सुप्रसिद्ध इनका नाम है, गद्यकाल का सर्वाधिक सुप्रसिद्ध नाम है ख्वाजा बंदा नेवाज गेसू राज। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मध्यकाल में सुप्रसिद्ध गद्यकार जो है वो मुल्ला वाजही हुए। कौन हुआ? तो मध्यकाल में सुप्रसिद्ध गद्यकार जो है मुल्ला वजही हैं। ठीक है ना, इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए। तीसरे चरण की बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए, तीसरे चरण यानी उत्तर काल के लेखकों ने भी मुल्ला वाजही के ही परंपरा को आगे बढ़ाया। इनमें सैयद हुसैन अली खां का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सरफुद्दीन बू अली कलंदर की बात करें, सरफुद्दीन बू अली कलंदर की बात करें तो ये दक्खनी का एक बड़ा नाम है। ये दक्खनी का क्या है भैया? एक बड़ा नाम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दक्खनी में गज़ल भी मिलती हैं। दक्खनी में क्या मिलती है भैया? गज़ल मिलती हैं। दक्खनी में गज़ल रचनाएं भी मिलती हैं। कुसी कुतुब शाह की सुप्रसिद्ध एक गज़ल पंक्ति है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए वो कैसे लिखते हैं। वो लिखते हैं कि पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बात एक पल जिया जाए ना, मैं कैसे पियाक्ति सधूरी करूं, खया काय अमा किया जाए ना, नहीं इश्क जिस यह बड़ा कूड़ है, कंची उससे मिल वसया जाए ना, कुतुब शाह न दे मुझ दिवाले के पद। ठीक है ना, किसके पद? दिवाले के पद, दिवाले के कुछ पर दिया जाए ना, दिवाले के कुछ पर दिया जाए ना। ये जो आप देख रहे हैं ये इसमें रचित की गई दक्खनी में है, गज़ल रचनाएं हैं। किसकी हैं? कुली कुतुब शाह जी की हैं। वो सुप्रसिद्ध गज़ल किसकी हैं भैया? कुली कुतुब शाह जी की हैं, जो अभी हमने आपको सुनाया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट पे, और यहाँ पर हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। खड़ी बोली जो है वो दक्खनी हिंदी के सर्वाधिक निकट मानी जाती है। यानी खड़ी बोली जो है दक्खनी हिंदी के क्या निकट मानी जाती है? एकदम सर्वाधिक पास यानी निकट मानी जाती है। एक प्रकार का बोल सकते हो कि परिवार माना जाता है। और इसी में एक बात करते हैं हम हिंदुस्तानी की। ठीक है, हिंदुस्तानी की बात कर लेते हैं। देखिए, हिंदुस्तानी शब्द जो है दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, हिंदुस्तान प्लस ई, जो कि हिंदुस्तानी नी मतलब ई, तो हिंदुस्तान प्लस ई दो शब्द से मिलकर बना है। धीरेन्द्र वर्मा ग्रियर्सन आदि विद्वानों का मत है कि यह नाम अंग्रेजों ने दिया है। यानी धीरेन्द्र वर्मा ग्रियर्सन और विद्वानों का ये मत है कि यह जो नाम है वो अंग्रेजों ने दिया है। तो तुजुक ए बाबरी में भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी तुजुक ए बाबरी में क्या है? भाषा के अर्थ में किसका प्रयोग हुआ है? हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, इस बात को समझ रहे हैं आप? तो ये था हिंदुस्तानी से रिलेटेड। और नेक्स्ट पॉइंट और आपको बताते हैं, यहाँ पर 2 पॉइंट और रह जाते हैं हिंदुस्तानी के, कि प्रारंभ में यह शब्द हिंदी या हिंदवी का समानार्थी था, किंतु आगे चलकर इसका वह अर्थ हो गया जो आज उर्दू का है। ठीक है, हिंदुस्तानी में तद्भव तथा बहुत प्रचलित संस्कृत तत्सम और अरबी फारसी के वे शब्द होते हैं जो बोलचाल में भी प्रयुक्त होते हैं, जो बोलचाल में भी क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। तो ये था आज का ये टॉपिक। ठीक है, जो अभी हमने आपको बताया किसके विषय में? पश्चिमी हिंदी के विषय में। इसकी पूरी PDF आपको आपके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, और साथ ही साथ एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इसमें जो भी बातों का हाईलाइट किया गया है वे बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं पश्चिमी हिंदी भाषा से रिलेटेड। ठीक है, तो इसे भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए और अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।